हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 16वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। कक्षा 12वीं पर्यावरण के मुद्दे। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको वायु प्रदूषण पढ़ा दिया था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण। देखिए, जैसे आपको पता है कि जल प्रदूषण मुख्यतः 3 कारणों से हो रहे हैं। एक तो शहर के या गाँव के जो नालियों का पानी है वो नदी में, तालाब में अगर छोड़े जा रहे हैं तो उसके कारण से वो जल प्रदूषित होगा, क्योंकि घरों के जो शौचालय का पाइपलाइन है, कनेक्शन है, वो नालियों से जुड़ा रहता है। यानी कि मानव मल मूत्र उसी में जा रहा है, नाली में, और उससे वो फिर नदी में जा रहा है। तो नदी का पानी उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि मानव मल मूत्र में बहुत तरह के जीवाणु और दूसरे तरह के रोगाणु होते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर पानी का प्रदूषण स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा कि उसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो भी एक कारण है कि उसमें जीवाणुओं का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कारण है कि घरों से जो निकलने वाले जो डिटर्जेंट पाउडर है, जो नाली में आ रहा है, जो कपड़े धोने में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट पाउडर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलती है। तीसरा कारण है जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उनसे निकलने वाला जो प्रदूषित जल है, उसके कारण से जल प्रदूषित हो रहा है। और चौथा कारण है खेतों में जो हम कीटनाशक छिड़क रहे हैं और रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, उसके कारण से भी जल प्रदूषित हो रहा है। अब इनमें से हालांकि ज़्यादातर जो प्रदूषक हैं, प्रदूषण के कारक हैं, उनको मानव चाहे तो रोक सकता है, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में इनको रोकना पूरी तरह से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी भी चीज़ को रोकने का प्रयास जो है हमारा नगण्य साबित हो जाता है, और जनसंख्या उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। संपूर्ण विश्व में मनुष्य जलाशयों में सभी प्रकार के अपशिष्ट का निपटारा कर इसका दुरुपयोग कर रहा है। जलाशय का अर्थ सिर्फ तालाब या झील से नहीं है। जलाशय का मतलब जो है वो नदियों से भी है और नालों से भी है, जहाँ पर पानी है। हम यह मान लेते हैं कि जल सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ऐसा करते समय हम यह नहीं सोचते कि जलाशय हमारे साथ साथ अन्य सभी जीवों के लिए भी जीवन का आधार है, क्योंकि वहाँ पर जो मछलियाँ रह रही हैं या जो जलीय जीव रह रहे हैं, उनकी जो जीवन है वो जल पे निर्भर करता है। अगर आपने जल को, नदी के जल को प्रदूषित किया है, तो वहाँ पर रहने वाले मछली और दूसरे अन्य जल जीव जो हैं वो मारे जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम नदियों और नालों में क्या क्या बहा देते हैं? तो अभी मैंने जो बताया वही सब बहा देते हैं। विश्व के अनेक भागों में तालाब, झील, सरिता, नदी, ज्वार, नदमुख, एस्चुरी और महासागर के जल प्रदूषित हो रहे हैं। एस्चुरी मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया है कि जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते हैं, उन दोनों के मिलन स्थल को अपन एस्चुरी कहते हैं। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने की महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया है। वाटर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट हमने 1974 में पारित किया है। और हालांकि आप जानते हो कि भारत जैसे देश में कोई भी जो कानून बनता है वो फाइलों तक ही ज़्यादातर सीमित रह जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लान भारत में लागू किए गए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है। ये प्लान तो बहुत अच्छे बनाए गए, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और इससे गंगा या यमुना के जल प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। वर्तमान में एक दूसरा जो एक स्कीम चल रहा है, उसका नाम है नमामि गंगे, और इसका कुछ हद तक परिणाम हमको, सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले हैं, और कुछ शहरों में जो गंगा का जल है कुछ हद तक साफ हुआ है, ताकि हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। ये जो एक्ट है वो पारित किया गया है। घरेलू वाहित मल और औद्योगिक बाह्य स्राव। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो हमारे घरों से निकलने वाला जो मलमूत्र है वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हम भोजन करते हैं, उनमें जिन चीज़ों को हम नहीं पचा पाते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, वही निकल आते हैं मल के द्वारा। और कार्बनिक पदार्थ में आपको पता है कि जीवाणु और कवक बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं ताकि उनको अकार्बनिक पदार्थ में बदल सकें। तो यही जीवाणु और कवक जो है कई प्रकार की बीमारियां भी फैलाते हैं, और हमारे पेट के अंदर से, हमारे आंत के से बहुत सारे ऐसे बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु मल के साथ भी निकलते हैं। तो अगर हम जल में इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए आजकल वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, जिसमें इन सब चीज़ों को पहले ही फर्मेंट कर दिया जाता है, पहले ही किण्वन के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है,
फिर उसके बाद वो साफ पानी को जलों में सरिताओं में छोड़ा जाता है। नगरों और शहरों में जब हम अपने घरों में जल का काम करते हैं तो सभी चीज़ों को नालियों में बहा देते हैं। यही मैंने आपको बताया कि आप नाली में सब चीज़ को छोड़ रहे हो, आपको पता ही नहीं को नाली कहाँ जा रहा है। तो नाली आपके शहर में जो बह रही है, एक नदी, जो भी नदी बह रही है उसमें वो जाके मिल रही है, और उसी नाली से आपके टॉयलेट का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि हमारे घरों से निकलने वाला वाहित मल कहाँ जा रहा है? क्या समस्त नदी में ले जाकर डालने या इसे मिलने से पूर्व वाहित मल का उपचार किया जाता है? तो देखिए, सरकार जो है कोशिश जरूर करती है कि हम उपचार करें वाहित मल का, लेकिन आज शहर इतने बड़े हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है कि उन सभी का निकला हुआ मल जो है उनको उपचारित करके छोड़ना ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, केवल 0.1% अपद्रव्यों इम्प्योरिटीज़ के कारण ही घरेलू वाहित मल मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता है। अगर पानी में इतना भी अशुद्धि है तो पानी उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा। आप वाहित मल उपचार संयंत्र के बारे में अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। ठोस पदार्थों को निकालना अपेक्षाकृत आसान है। देखिए, वाहित मल को यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, आपने बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। ठोस पदार्थों को निकालना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विलीन लवण जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, अन्य पोषकों तथा विषैले धातु, आयनों और कार्बनिक यौगों को निकालना कठिन है। तो जल में जो ठोस पदार्थ हैं उनको तो आप छान के निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें जो घुली हुई हैं, लवण है, नाइट्राइट है, फास्फेट है और भी है, सल्फेट वगैरह है, इनको निकालना, पृथक करना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन कार्य हो जाता है। और कार्बनिक यौगिकों को निकालना तो अत्यधिक कठिन है। घरेलू मल में मुख्य रूप से जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन आसानी से होता है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जिसको हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो उनको दूसरे और अहानिकारक रूपों में बदल सकते हैं। तो अगर हम कार्बनिक पदार्थों को इनकी सहायता से अकार्बनिक पदार्थों में बदल दें और उसके बाद हम उसको नदी में छोड़ें तो अपेक्षाकृत वो बहुत कम हानिकारक हो जाएगा। हम आभारी हैं जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों के, जिसमें मुख्यतः कवक आते हैं, जो इन जैव पदार्थों का उपयोग कार्य द्रव्य सबस्ट्रेट के रूप में भी करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब जीवाणु वहाँ पर वृद्धि कर जाते हैं और वृद्धि करने के बाद वो उनका फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं और उनको अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जैसा मैंने कहा। तो देखिए, जल अगर 99.9% भी है और उसमें सिर्फ 0.1% ही अपद्रव्य है, जिसमें निलंबित ठोस, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी हो सकता है। दूसरा, कोलाइडी पदार्थ जैसे मल पदार्थ, फीकल मैटर यानी मल, जीवाणु, वस्त्र और कागज के रेशे, विलीन पदार्थ जैसे पोषक, नाइट्रेट, अमोनियम, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम। देखिए, ये जो पोषक पदार्थ है ये कहाँ से आते हैं? तो हम खेतों में जो यूरिया या इस तरह के कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, अब बारिश हो जाती है तो वो बारिश में पानी में घुल करके वो नदी में, तालाब में पहुंच जाते हैं। अब चूंकि ये पादपों की वृद्धि को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उर्वरक का मतलब, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो वीड्स होते हैं, जो दूसरे जो ऐसे पादप हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं, ऐसे पादपों का विकास वहाँ पर हो जाता है, जिसको आप खरपतवार कह सकते हो, नदियों में, तालाबों में। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा वाटर हाइसिंथ, जिसको अपन जलकुंभी कहते हैं। आजकल हमारे तालाबों में या नदियों में वो इतने ज़्यादा मात्रा में विकसित हो जा रहे हैं कि अब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, वो एक विनाश का कारण बनते जा रहे हैं। और बंगाल में तो उसको हम बंगाल का टेरर, आतंकवादी कहते हैं, उसको आतंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के सारे फिश जो है मरते जा रहे हैं उनके कारण से। इस प्रकार ये वाहित मल के कुछ अवयवों का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, वाहित मल का उपयोग कर लेते हैं और उसमें से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके उसको अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। वाहित मल जल जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ये बहुत कॉमन है, बीओडी माप कर जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन किया जा सकता है। क्या यह आप बता सकते हैं किस प्रकार किया जाता है? देखिए, इसको जरा ध्यान समझिए। मान लो आप 1 लीटर पानी ले रहे हो नदी का, उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ, मल वगैरह घुला हुआ है। अब उसमें सूक्ष्म जीव विकसित होंगे, बैक्टीरिया विकसित होंगे।
और उस कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलेंगे, जिसको हम किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन। लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ये ऑक्सी जीवाणु होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए इनको ऑक्सीजन लगातार इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इस कार्य के लिए। उसी को हम कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब उनकी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, तो वो किस बात पर निर्भर करेगी? जल में जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है, जल जितना ज़्यादा गंदा है, उसको साफ करने के लिए जीवाणु को उतना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और उसकी बीओडी उतनी ज़्यादा रहेगी, डिमांड उतनी ज़्यादा रहेगी। भाई आप किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा काम कराना चाहेंगे तो ज़्यादा पैसे मांगता है, वैसे जीवाणु से ज़्यादा काम कराएंगे तो जीवाणु ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, उसी को हम कहते हैं बीओडी। तो अगर किसी जल का बीओडी ज़्यादा है, इसका मतलब है उसमें ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा मल पदार्थ है, ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है। तो शुरू में जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो जल का बीओडी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मल पदार्थ घुला हुआ है, गंदा पानी है। तो फिर धीरे धीरे वो पानी को साफ करते जाते हैं, तो बीओडी धीरे 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 कम होते जाता है, और उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है शुरू में एकदम से तेजी से कम हो जाती है, और फिर धीरे 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 ऑक्सीजन बढ़ते जाती है, क्योंकि हवा का ऑक्सीजन उसमें घुलते रहता है। तो शुरू में जब वो ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन का प्रयोग कर देते हैं तो घुलने की प्रक्रिया उसकी तुलना में धीमी रहती है, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो साफ करते जाते हैं फिर वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते जाती है अपने आप। तो बीओडी इस तरह से नापा जाता है, जिसका बीओडी ज़्यादा है वो पानी ज़्यादा गंदा है। सूक्ष्म जीव से संबंधित अध्याय में आप बीओडी, सूक्ष्म जीवों और जैव निम्नीकरण पदार्थ के परस्पर संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम बीओडी को नापते हैं या क्या करते हैं। चित्र में कुछ परिवर्तन दर्शाए गए हैं जिन्हें नदी में वाहित मल के विसर्जन के पश्चात देखा जा सकता है। चलिए इसको आप समझिए। देखिए शुरू में ये देखिए नदी है, यहाँ से बह रही है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये जो नीला है ये बीओडी है, ठीक। तो जैसे ही उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू किए, बैक्टीरिया के थोड़े से ग्रो करते समय, वृद्धि करते समय शुरू में तो बीओडी कम रहेगा क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं हो पाए हैं। जब बैक्टीरिया ग्रो कर गए तो बीओडी तेजी से बढ़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदगी है। अब बीओडी तेजी से बढ़ा, फिर बैक्टीरिया ने उस गंदगी को धीरे धीरे साफ करते गए, तो अब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन अब कम पड़ेगा, तो कम लगेगा, तो अब ये बीओडी कम होता चला गया। मतलब शुरू में बीओडी कम था, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कम थे। फिर बैक्टीरिया तेजी से बढ़े तो बीओडी बढ़ा, क्योंकि वहाँ पर गंदगी ज़्यादा थी, उसी कारण से बैक्टीरिया भी बढ़े। फिर वो साफ करते गए तो बीओडी कम होता गया। अब ऑक्सीजन को देखिए कि पानी में ऑक्सीजन था शुरू में, ठीक है, जब तक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया है तब तक उसका प्रयोग नहीं हो पाया है, इसलिए शुरू में ऑक्सीजन ज़्यादा था। फिर जैसे ही बैक्टीरिया तेजी से ग्रो किया, ऑक्सीजन का तेजी से प्रयोग किया, तो ऑक्सीजन कम हो गया, और ऑक्सीजन कम हो गया तो फिर धीरे धीरे उसने उसका उपयोग कर लिया, और फिर बाद में जब बीओडी कम होने लग गया, ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ने लग गई, तो हवा से ऑक्सीजन घुल के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा फिर से बढ़ गई। तो बीओडी ज़्यादा रहेगी, उस समय ऑक्सीजन कम रहेगी पानी में, क्योंकि उस ऑक्सीजन का बहुत तेजी से प्रयोग हो रहा है। फिर बीओडी कम होते गई तो ऑक्सीजन अपने आप बढ़ते चली गई। इसी कारण से यहाँ पर देखिए कि जब बीओडी ज़्यादा थी और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो मछली वगैरह वहाँ पर मर गए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम पड़ने लग गया। और जब ऑक्सीजन दोबारा बढ़ने लग गई तो फिर से ये मछली, फिर से ये दूसरे जो जीव हैं, जो जलीय जीव हैं, वो पुनः वहाँ पर फिर प्रकट हो गए, फिर से वहाँ पर डेवलप कर गए, विकसित हो गए। अभिवाही जलाशय, अभिवाही का मतलब है जिसमें पानी आ रहा है, में जैव पदार्थों के जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा का उपभोग करते हैं। तो शुरू में चूंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है मल पदार्थ, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, तो ऑक्सीजन को उपभोग कर लिया। इसके फलस्वरूप वाहित मल विसर्जन स्थल पर भी अनुप्रवाह जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है। देखिए शुरू में ऑक्सीजन तेजी से कम हो गया, क्यों? क्योंकि उसने को उपयोग कर रहे हैं, और इसके कारण से मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। शुरू में ऑक्सीजन कम हो गया तो मछलियां मर जाएंगी बेचारी। इसीलिए मैं बोल रहा था, या इसमें लिखा है कि जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, उनका भी अधिकार है कि वो जिंदा रहें, और आप उनसे उनका अधिकार छीन रहे हो।
आप उसमें प्रदूषण फैला करके। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण से प्लवकीय मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक, अभी आपको मैंने बताया कि एक तो ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनको बैक्टीरिया ने अकार्बनिक पदार्थ में बदल दिया। तो अब ये अकार्बनिक पदार्थ जो बदल गए वो पौधों के लिए पोषक का कार्य करेंगे। दूसरा कि आपने जो खेतों में रासायनिक खाद प्रयोग किया था वो भी जल में घुल के पहुंचा है, वो भी पोषक का कार्य करेंगे। तो अब जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में बहुत सारे शैवाल और जलकुंभी वगैरह विकसित हो जाएंगे और वो उसके ऑक्सीजन को खींचने लगेंगे। उसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं या इसी को यूट्रॉफिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर यूट्रॉफिकेशन का मतलब है पोषकों की अत्यधिक मात्रा का हो जाना, जिससे वहां पर अनावश्यक पौधे वृद्धि कर जाएंगे। चित्र 16.4, आगे के चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से काई जैसा पूरा जो है तालाब में फैल जाता है। ये आजकल हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है, वो पीने लायक नहीं रह जाती है और मछलियां मर जाती हैं। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले होते हैं। विशेषकर जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके मरने से जो विषैले पदार्थ मुक्त होते हैं उसके कारण से जल बहुत जहरीला हो जाता है और वो पीने के लायक नहीं रह जाता है। आपने नीला शोण मौव रंग के सुंदर फूलों को देखा होगा जो जलाशयों में काफी चित्ताकर्षक आकार के प्लावी पौधों पर होते हैं। ये वाटर हाइसिंथ, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं, आइकॉर्निया, उसमें लगने वाले पुष्प होते हैं जो शुरू में इसी अच्छे दिखने के कारण से उसको विदेशों से लाया गया था और आज हमारे तालाबों के विनाश का कारण बन रहा है। ये पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे और लाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि कारण से तबाही मचा रहे हैं। ये पौधे हमारी हटाने की क्षमता से भी कहीं अधिक तेजी से वृद्धि करके हमारे जल मार्गों, वाटर वे को भी अवरुद्ध कर दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े बड़े झील हैं, नदी हैं, उनमें बोट्स वगैरह चलते हैं, तो उनको भी चलाते नहीं बन रहा है। ये जल हाइसिंथ यानी वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया कैसिपीस पादप हैं जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार हैं और इन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिस जल में उग जाते हैं उसकी ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और ऑक्सीजन की कमी से वहाँ पर मछलियाँ मर जाती हैं। और बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, उसमें ज़्यादातर मछलियों का पालन जलाशयों में, तालाबों में, नदियों में ज़्यादा मात्रा में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर मछलियों की खपत ज़्यादा है, उपयोग ज़्यादा है। अब वहाँ पर अगर ये ग्रो कर जाएगा तो मछलियाँ मर जा रही हैं। इसके कारण से इसको बंगाल का टेरर या आतंक भी कहा जाता है। ये पादप सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं और इसके पारितंत्र गति को असंतुलित कर देते हैं। तो इतनी तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं और मछलियाँ मर जा रही हैं वहाँ पर, जो अंदर में मछलियाँ हैं। हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों के वाहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो उचित उपचार के बिना इसको जल में विसर्जित करने से बहुत गंभीर रोग जैसे पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि हो सकते हैं। भाई, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके शरीर में जीवाणु विषाणु नहीं होते हैं और जो बीमार होते हैं उनके शरीर में बहुत अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो शरीर क्या करता है, इनको जीवाणु विषाणु रोगाणुओं को मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। तो हमारा जो मल पदार्थ होता है उसमें ये जो रोगाणु हैं बहुत ज़्यादा संख्या में रहेंगे और उनको अगर हम जलाशयों में छोड़ रहे हैं तो उनका उपयोग करने वाले लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। घरेलू वाहित मल की अपेक्षा उद्योगों जैसे पेट्रोलियम, कागज उत्पादन, धातु निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, रासायनिक उत्पादन आदि के अपशिष्ट जल में प्रायः विषैले पदार्थ, खासकर भारी धातु, ऐसे तत्व जिनका घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, जैसे पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा आदि, और कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब ये कारखानों की बात आ रही है। कारखानों में कौन कौन से कारखाने हो सकते हैं? जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जहाँ पर
पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ग्रीस ये सब बनाई जाती हैं, वो पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाती है। जैसे जामनगर में है, इधर मथुरा में है, ऐसा। वहाँ से निकलने वाला जो जल है उसमें ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। या कागज़ उद्योग जो है, जहाँ पर कागज़ बनता है, या जैसे शक्कर उद्योग है जहाँ पर चीनी बनती है, चीनी मिल है ना, ऐसे जगहों में। यह चमड़ा उद्योग है, इनसे जो निकलने वाले वाहित मल है ना, उसमें अकार्बनिक पदार्थ तो होते ही हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी अत्यधिक ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कार्बनिक चीज़ों से बनते हैं, जो चीनी है, कागज़ है, चमड़ा है। तो ये दोनों चीज़ों के बहुत ज़्यादा प्रदूषक सोर्स होते हैं, और इनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा जल को प्रदूषित करते हैं और उनकी क्वालिटी को सीधा खराब कर देते हैं। इसके अलावा जो भारी धातु हैं, जैसे पारा यानी मरकरी, कैडमियम, तांबा, सीसा मतलब लेड इत्यादि, ये वहाँ पर हो सकते हैं जल में, जो कारखाने से निकलते हैं। और ये सभी मनुष्य के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, बोन्स, ब्लड सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और तरह तरह के रोग उन लोगों को हो जाते हैं जो आसपास में रहते हैं। उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्रायः विद्यमान कुछ विषैले पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, जैव आवर्धन क्या है? जैसे कि मान लो आपने पौधों में कीटनाशक छिड़क दिया, जैसे मान लो डीडीटी छिड़क दिया। डीडीटी घुल के पहुंचा तालाब में या नदी में। अब नदी के जल में वो बहुत कम मात्रा में है, वैसे जल की मात्रा में देखेंगे तो, लेकिन फिर वो थोड़ी मात्रा में चला जाएगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स में, फिर वहाँ से चला जाएगा जूप्लैंक्टॉन्स में। मतलब ये छोटे जो जीव हैं, पहले छोटे पादप जीव हैं, फिर जंतु जीव हैं, उन दोनों में चले जाएंगे, फिर उनको खाने वाली मछलियों में, छोटी में, फिर बड़ी में, फिर बड़ी में, और मछलियों को खाने वाले में। तो चूंकि ये जो डीडीटी है या जो ज़्यादातर कीटनाशक हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, तो हमारे शरीर की वसा में घुल के रह जाते हैं ये जीवों के शरीर में, ये निकल नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे इन जीवों में जैसे जैसे आप ऊपर के पोषक स्तर में जा रहे हो, वैसे वैसे उनमें इनकी मात्रा बढ़ते जाती है। उसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और फिर जैसे कि देखिए, जैसे पक्षियों में जो मछलियाँ खाते हैं, उन पक्षियों में इनकी मात्रा बढ़ गई, तो उन पक्षियों के अंडे में खराबी आने लग गई। क्या खराबी आने लग गई? अंडे का जो खोल होता है वो डिस्टर्ब होने लग गया, वो सही नहीं बनने लगा, और उसी कारण से उनके अंडे नष्ट होने लग गए, और पक्षियों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से घटने लगी। ये एक बहुत बड़ा कारण है पक्षियों की संख्या घटने में। ये देखिए, यहाँ पर आपका वो बायोमैग्निफिकेशन छपा हुआ है कि जल में जो डीडीटी की मात्रा है 0.003 ppb होता है, पार्ट्स पर बिलियन। मतलब 1 अरब में 0.003 अणु, जल के 1 अरब अणु में। फिर ये प्राणी प्लवक में पहुँचे, मतलब प्लवक मैंने तैरने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें पहुँच गया। तो उनमें देखिए बढ़ के कितना हो गया, 0.004 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में। कहाँ 1 अरब में था, अब 10 लाख में आ गए। फिर इनको खाने वाले छोटी मछली, बड़ी मछली, इनमें आप देखिए कि बढ़ते जा रही है 0.05 ppm, फिर 2 ppm, फिर इन मछलियों को खाने वाले जो ईगल वगैरह हैं उनमें 25 ppm। कितना तेजी से बढ़ा देखिए, 4-5 ट्रॉफिक लेवल में। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं कि शरीर में इन कीटनाशकों का जो की मात्रा है वो धीरे धीरे अधिक ऊपर जाने पर ये बढ़ते जाती है, और इन पक्षियों के अंडे डिस्टर्ब होने लग गए थे। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैव आवर्धन का तात्पर्य है क्रमिक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना। अविषाक्त का मतलब होता है विषैले पदार्थ, इनकी सांद्रता में वृद्धि होते जाती है। इसका कारण है जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता, और इस प्रकार यह अगले उच्चतर पोषण स्तर में पहुंच जाता है। शरीर में पहुंच तो जाता है, ये निकल नहीं पाता क्योंकि वसा में घुलनशील होता है, तो शरीर इसको मलमूत्र के माध्यम से नहीं निकाल पाता है ठीक से। यह परिघटन पारा एवं डीडीटी के लिए सुविदित है। पारा, मरकरी और डीडीटी, ये 2 चीज़ें बायोमैग्निफिकेशन में बहुत पहले से होते रही हैं, इसलिए अब डीडीटी की बिक्री में रोक लगा दिया गया है ज़्यादातर देशों में। चित्र में जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का जैव आवर्धन दर्शाया गया है। मैंने अभी आपको दिखाया वही जैव आवर्धन दिखाया गया है। इस प्रकार क्रमिक पोषण स्तरों पर
डीडीटी की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ते जा रही डीडीटी। यदि जल में यह सांद्रता 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन यानी 1 अरब में इतनी से आरंभ होती है, तो अंत में जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्यभक्षी पक्षियों में, जो मछली खाते हैं ऐसी पक्षियों में 25 ppm हो जाता है, पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है। पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन का मतलब होता है 1 अरब और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। सोचिए कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण से अंड कवच एग शेल पतला हो जाता है और यह समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पक्षी समष्टि यानी इनकी संख्या में कमी हो जाती है। यही मैंने अभी आपको बताया कि अंडे का खोल नहीं बन पाता है ठीक से। अब है यूट्रॉफिकेशन यानी सुपोषण। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम रासायनिक खाद छिड़कते हैं वो पानी में घुल के पहुँचे या मल पदार्थ कार्बनिक पदार्थ के बदलने से अकार्बनिक पदार्थ बने, ये सभी पौधों के लिए पोषण का काम करते हैं और वो जल में खरपतवार के विकास का कारण बनते हैं। यही यूट्रॉफिकेशन कहलाता है। यह झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाता है, क्योंकि झील में या तालाब में अगर ये जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएंगे तो धीरे धीरे तालाब खत्म हो जाएगा, उसमें फिर एक समय में जंगल विकसित हो जाएंगे, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है, मतलब बूढ़ी हो जाती है। यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण से होती है। कम उम्र की झील का जल शीतल और स्वच्छ होता है। समय के साथ साथ इनमें सरिता के जल के साथ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस आते रहते हैं, जिसके कारण से जलीय जीवों में वृद्धि होते रहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आके मिलेंगे रासायनिक खाद के द्वारा, तो उसमें फिर ये पौधे अधिक विकसित होते चले जाएंगे। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है वैसे वैसे पादप और प्राणी बढ़ने लगते हैं और कार्बनिक अवशेष झील के तल में बैठने लगते हैं। भाई पहले पादप और फिर उसमें छोटे मोटे बड़े जंतु विकसित हो जाएंगे और उनके मरने से फिर गाद बनेगा, सिल्ट बनेगा और वो जा करके नीचे जमा होते चले जाएगा। तो नीचे गाद और मिट्टी बनते चले जाएगी ना, तो पानी कम होते चले जाएगा, तो तालाब धीरे धीरे भरने लग जाएगा मिट्टी से और एक समय में गायब हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों में इसमें जैसे जैसे गाद, साद लिखा है, साद भी बोलते हैं, गाद भी बोलते हैं, सिल्ट और जैव मलबे, ऑर्गेनिक मलबे का ढेर लगता जाता है, वैसे वैसे झील उथली और गर्म होते जाती है। क्योंकि पहले ठंडी रहती है पानी उसकी, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा घुले रहती है और उसमें जीव जंतु जो है आसानी से रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें ये सब होते जाते हैं, ये गर्म होते जाता है, उसमें फिर मछलियाँ वगैरह का रहना संभव नहीं रहता है। झील के ठंडे पर्यावरण वाले जीव के स्थान पर उष्ण जल जीव रहने लग जाते हैं। कक्ष पादप उथली जगह पर जड़ जमा लेती हैं और झील की मूल द्रोणी बेसिन को भरने लगते हैं। ये कक्ष पादप क्या है? ऐसे पादप हैं जो उथले जल में उगते हैं और उनकी जड़ें नीचे रहती हैं और पादप ऐसे पानी के ऊपर पहुंच जाता है, उन्हें कक्ष पादप कहते हैं। ठीक है, उसे भरते जाते हैं। उथले झील में अब कक्ष यानी मार्स पादप उग जाते हैं। मार्स कक्ष मतलब दलदली स्थान में, क्योंकि पानी कम है ना, तो एक प्रकार से दलदल टाइप का हो गया, उसमें उगने वाले पादप हैं। और मूल झील बेसिन उनसे भरते चली जाती है। कालांतर में झील काफ़ी संख्या में प्लावी पादपों से भर जाता है, दलदल बॉक्स से भर जाता है और अंत में यह भूमि में परिवर्तित हो जाती है। तो धीरे धीरे तालाब या झील भरते चली जाएगी और धीरे धीरे वो भूमि में बदल जाएगी और वहाँ पर जंगल विकसित हो जाएंगे। जलवायु, झील का साइज और अन्य कारकों के अनुसार झील का यह प्राकृतिक काल प्रभावन हजारों वर्षों में होता है। फिर भी मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे उद्योगों और घरों के बहिर्स्राव एफ्लुएंट काल प्रभावन प्रक्रम में मूलतः तेजी ला सकते हैं। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें और उसमें मनुष्य के कारण से कोई चीज़ ना मिले तो भी वो काल प्रभावन का शिकार बनेगा, मतलब कोई तालाब झील जो है हजारों वर्षों में धीरे धीरे भर जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य क्रियाकलापों को शामिल कर दिया जाए जैसा हमने अभी बताया, तो फिर यह बहुत जल्दी जल्दी भर जाएगा और समाप्त हो जाएगा।
इस प्रक्रिया को समर्थ कल्चरल या त्वरित सुपोषण एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। मतलब हम जो किए वो एक्सेलरेटेड मतलब ज़्यादा तेज़ी से कर दिया, त्वरण मतलब समझते हो ना, स्पीड बढ़ जाना, त्वरण। गत शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों की झील का वाहित मल और कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। बहुत सारे तालाब इसी तरह से नष्ट होते चले गए हैं। इसके मुख्य संदूषक नाइट्रेट और फॉस्फेट हैं जो पौधों के लिए पोषण का कार्य करते हैं, जिनको हम रासायनिक खाद के रूप में छिड़क रहे हैं और वो तालाबों में घुल के पहुंच रहा है। इसके कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीप्त होती है, जिसकी वजह से अरमणीक मलफेन स्कम बनने लगते हैं, अरुचिकर गंध निकलती है, ऐसे झाग झाग बनने लगता है तालाब के पानी में या नदी के पानी में, तो फिर वो बदबूदार हो जाएगा। ऐसा होने से जल में विलीन ऑक्सीजन जो अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य है समाप्त हो जाते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा तो फिर वहाँ मछलियाँ कैसे जिंदा रहेंगी। साथ ही झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक संपूर्ण मत्स्य समष्टि को विषाक्त कर सकता है, जिसके अपघटन के अवशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। ये देखिए, तो जो जितने ज़्यादा विषाक्त चीज़ें जल में मिलते जाएंगी, जल की ऑक्सीजन कम और मछलियाँ मरते चली जाएंगी। इस प्रकार झील वास्तव में घुट कर मर सकती है। इट्स अ डेथ ऑफ लेक, डेथ ऑफ पॉन्ड, ये मरते चले जाते हैं, उनको डेथ कहा जाता है। विद्युत उत्पादी यूनिट यानी तापीय विद्युत संयंत्रों से बहकर निकलने वाले तप्त अपशिष्ट जल दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक हैं। क्या लिखा है समझ लीजिए। हमारे देश में ज़्यादातर जगहों में जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला को जलाकर होता है, जिसको अपन थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, ताप विद्युत गृह। वहाँ पर क्या होता है कि जो रेडिएटर होता है, मतलब उसका जो गर्म जगह होता है, उसको ठंडा करने के लिए पानी का सप्लाई होता है। अब उसमें से पानी गर्म होकर निकलता है और उस पानी को नहरों में छोड़ करके नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो गर्म पानी के कारण से नदी का, नहर का पानी गर्म हो जाता है तेज़ी से, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। और आपने पढ़ा होगा कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा घुली रहती है और गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुली रहती है। इसी कारण से वहाँ पर मछलियों को जिंदा रहने में बड़ी दिक्कत आने लगती है। तापीय अपशिष्ट जल में उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील जीव जीवित नहीं रह पाते या इनमें उनकी संख्या कम होते चली जाती है, लेकिन अत्यंत शीत क्षेत्रों में इसमें पौधे तथा मछलियों की वृद्धि अधिक होती है। अब ये एक चीज़ और लिख दिया कि मान लो थर्मल पावर प्लांट आपने ऐसे जगह पे लगाया है जहाँ बर्फीला पानी है, तो बर्फीला पानी में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी इन लोगों की। तो अगर गर्म पानी उसमें छोड़ देते हैं तो भी बर्फीला पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तब वहाँ पर मछलियाँ या दूसरे जीव ज़्यादा विकसित कर पाएंगे। मतलब ये भारत जैसे गर्म देशों के लिए तो हानिकारक है गर्म पानी का छोड़ना, लेकिन ठंडे देशों में ये गर्म पानी जो है वहाँ के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि वो ठंडे जल को नॉर्मल टेम्परेचर कर देता है और उस नॉर्मल टेम्परेचर वाले जल को फिर बहुत सारी चीज़ों में आप उपयोग भी कर सकते हो और उनमें आराम से वो विकसित हो सकते हैं। एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार, एक केस अध्ययन, केस स्टडी। देखिए, एक शहर का नाम है आर्कटा, आर्कटा करके एक शहर है। देखो आर्कटा एक शहर है, ठीक। इस शहर के लोगों ने क्या किया, उस शहर के चारों तरफ ना कुछ दलदली जंगल है, बहुत बड़ा जंगल शहर के आसपास। तो इन्होंने शहर के वाहित मल वाला जो जल है, नाली का जो जल है, उसको सिस्टम बना करके उसमें छोड़ना शुरू किया, वो दलदली जंगल में छोड़ना शुरू किया और जंगल से गुजर करके फिर वो नदी में जाना चालू किया। तो जंगल से जब वो गुजर रहा था उस बीच में पानी धीरे धीरे साफ होने लग गया। जो सीधे नदी में डाल रहे थे उसके जगह उसको जंगल से गुजार करके जब नदी में डाला गया और उस जंगल में जब गुजार रहे थे उस बीच में उसमें तरह तरह के शैवाल वगैरह भी उन्होंने विकसित करा दिया, ताकि वो इन अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर सकें। तो जल धीरे 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 कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ, फिर अकार्बनिक पदार्थ को शैवाल वगैरह अवशोषित कर लिए, तो वो पानी साफ होता चला गया और फिर वहाँ से निकल के वो नदी में छोड़ा गया। तो एक बढ़िया सिस्टम आर्कटा के शहर के लोगों ने विकसित किया था। वाहित मल सहित अपशिष्ट जल का उपचार
एकीकृत ढंग से कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रक्रमों को मिला जुलाकर किया जा सकता है। इस प्रक्रम का प्रयास कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित अर्कटा शहर में किया गया। मैंने कहा ना कैलिफोर्निया के पास है भैया अर्कटा शहर। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनमें सहायता किया। जल उपचार का कार्य 2 चरणों में किया जाता है। पहला, परंपरागत अवसादन, जिसमें निस्पंदन और क्लोरीन द्वारा जल उपचार किया जाता है। इसमें जल को पहले एक तालाब में डाल करके रखा जाता है, जिससे जो मल पदार्थ है कुछ हद तक नीचे बैठ जाते हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, फिर उसको आगे छोड़ा जाता है। इस चरण के बाद भी खतरनाक प्रदूषक जैसे भारी धातु काफ़ी मात्रा में घुले रह जाते हैं। इसे दूर करने के लिए एक नवीन प्रक्रिया अपनाई गई और जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कक्ष भूमि, दलदली भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कक्षों की एक श्रृंखला विकसित की। उसको 6 भागों में बांटा। पहले एक भाग में छोड़ा गया, उसमें कुछ प्रक्रिया कराई गई, फिर उसको दूसरे भाग में छोड़ा गया, फिर दूसरी, ऐसे करके 6 भाग में उसको, ताकि वो स्टेप वाइज फिल्टर हो सके। इस क्षेत्र में उचित पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु छिड़के गए जो प्रदूषकों को निष्प्रभावी, अवशोषित और स्वांगीकृत एसिमिलेट करते हैं। इसके लिए कक्षों से होकर गुजरने वाला जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। पहले उसमें ये सब चीज़ें डाल दी गई, जिससे वो जल के प्रदूषण को धीरे धीरे नष्ट कर दिया, फिर उसको नदी में छोड़ा गया आखिरी में, तो फिर वो साफ हो गया वो पानी। कक्ष एक अभ्यारण्य की तरह कार्य करता है। अब देखिए, वो जो जंगल, मतलब वो जो कक्ष है, वो जो दलदली स्थान है, उसमें जंगल विकसित किया गया था, है ना। यहाँ उच्च स्तरीय जैव विविधता और मछलियाँ, जानवर, अन्य पक्षी वास करते हैं। अब चूंकि जंगल विकसित था तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी विकसित हो गई। इस आश्चर्यजनक परियोजना की देखभाल तथा सुरक्षा नागरिकों का एक समूह फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मास फोम, ठीक है, फोम के द्वारा, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स मतलब दलदल, ये एक ग्रुप है पब्लिक की, वहाँ पर उनके द्वारा इसकी देखभाल की जाती है और उसको मेंटेन किया जाता है। अब तक हमारी यह धारणा रही है कि अपशिष्ट को दूर करने के लिए जल यानी वाहित मल के निर्माण की जरूरत पड़ती है, लेकिन मानव अपशिष्ट उत्सर्ग यानी मलमूत्र के निपटान के लिए यदि जल जरूरी न हो तो क्या हो? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि टॉयलेट को फ्लश न करना पड़े तो जल की कितनी बचत होगी? वास्तव में यह एक वास्तविकता है। मतलब ये कह रहे हैं, अपन टॉयलेट जाते हैं ना, तो बहुत सारे पानी से टॉयलेट को, मल को ऐसे बहाते हैं फ्लश करके, तो मान लो ऐसा ना करना पड़े तो फिर क्या हो कि बहुत सारा पानी बच जाएगा। एक आदमी कम से कम 10 लीटर पानी खर्च करता है टॉयलेट जाने पे, एक बार टॉयलेट जाने से। तो अगर हम इसके जगह कुछ ड्राई टॉयलेट जैसा चीज़ हम इस्तेमाल करें, आजकल ड्राई टॉयलेट आ गए हैं, सूखा टॉयलेट, जिसमें आप मल त्याग करके उड़ जाइए और दूसरे जगह जाके धो लीजिए, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं पड़ेगा, उसको बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो है बहुत सारे पानी की बचत कर देगा। और दूसरा ये है कि जब मल आप सूखा वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो तो उसको ले जा कर के फिर जो है खाद बनाने वाली जो पिट है, जो गड्ढा है, उसमें डाल करके उससे खाद बनाई ली जाती है। तो बहुत आसानी से उससे खाद भी बन जाता है और कम जगह में वो आ जाता है, तो उसको हम ड्राई टॉयलेट कहते हैं। मानव उत्सर्ग मलमूत्र के हैंडलिंग के लिए पारिस्थितिक स्वच्छता एक निर्वाही तंत्र है, जिसमें शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है, उसी में वो खाद बन जाता है। मानव अपशिष्ट निपटान के लिए व्यवहारिक, स्वास्थ्यकर और कम लागत का तरीका है। यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि कंपोस्ट की इस विधि से मानव मलमूत्र का पुनश्चक्रण कर एक संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको बहुत अच्छे क्वालिटी का खाद बनाया जा सकता है। इससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम हो जाएगी। केरल के कई भागों में, श्रीलंका में इकोसैन नामक शौचालयों का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक प्रकार का ड्राई टॉयलेट होता है जो वहाँ केरल वगैरह में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।